So welcome guys. Now we are back in the third part of this chapter. आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर सीरीज से रिलेटेड पहले और दूसरे पार्ट देखे होंगे जिसमें हमने काफी कुछ समझने की कोशिश करी थी चंगेज खान के बारे में। अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज में चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और हम देखने वाले हैं किस तरीके से चंगेज खान के बाद की व्यवस्था और चंगेज खान के बाद जितने भी उसके वंशज थे उन्होंने किस तरीके से पूरे के पूरे मंगोल एम्पायर को एक्सपेंड करा, या उस टाइम पे पॉलिटिकल लेवल कैसा था, कल्चर लेवल कैसा था, सोसाइटी किस तरीके से थी, दूसरे उनके अगेंस्ट में जो लोग थे उनको साथ में किस तरीके से मर्ज करा गया था। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट। तो अगर आप सभी लोग ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा और साथ में आप हमारे साथ हमारे ई पाठशाला के ऐप पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपको मिल जाएगा। हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस करा था? हमने डिस्कस करा था चंगेज खान के बारे में, हमने उसके कैंपेन के बारे में डिस्कस करा था, किस तरीके से उसने 1219 से लेकर 1227 के बीच में कहाँ कहाँ पे कितने अटैक करे थे। उसके बाद चंगेज खान और इंडिया से रिलेटेड हमने बातें करी थी। चंगेज खान की मेन जीत के क्या कारण थे हमने ये भी डिस्कस करने की कोशिश करी थी। हमारा टॉपिक आगे बढ़ रहा है चंगेज खान और उसके बाद की कहानी, मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर चंगेज खान डेथ इनटू टू डिस्टिंक्ट फेज। मतलब मंगोलों के बाद जब मंगोल चंगेज खान जो मेन यूनिवर्सल रूलर माने जाते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद चंगेज खान की जो भी राज्य व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो रुका नहीं, वो बढ़ता ही चला गया और वो दो फेज में बढ़ा। यानी कि 1227 समथिंग में चंगेज खान की डेथ होती है और 1236 से लेकर 1242 के बीच में उसके बाद चंगेज खान को देखा गया कि चंगेज खान के वंशजों ने रशिया के बहुत सारे स्टेपी मैदानों पर, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी ऐसे प्लेसेस पे कैप्चर करना चालू करा। एंड देन 1255 से लेकर 1230 के बीच में आप देख सकते हो चाइना, ईरान, इराक, सीरिया इधर के हिस्सों में इनका अटैक होना चालू हो गया। तो ये वो दौर था जिस टाइम पीरियड पे चंगेज खान तो नहीं था पर चंगेज खान के वंशजों ने उसको काफी अच्छी तरीके से एक्सपेंड करने की कोशिश करी। तो द मंगोल मिलिट्री फोर्स मेट न्यू few revulsion in the decade after 1960s. The original impetus of campaign could not be sustained in the West. मेन बात ये थी कि जैसे 1260 के बाद देखा गया कि थोड़ी बहुत टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल होना या अटैक होना बंद होना चालू हो गया था। कारण सिंपल सा बस ये था कि उस टाइम पीरियड के अंदर ना कहीं समाज में देखा गया कि साम्राज्य इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि सभी भाइयों के अंदर डिस्प्यूट होना चालू हो गया, तो उनका फोकस सभी जगह पे एक जैसा बराबर नहीं हो पा रहा था। अब दो फैक्टर्स के हिसाब से पूरा का पूरा साम्राज्य बंटना चालू हो गया। द फर्स्ट वाज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन विद द मंगोल एम्पायर। ऐसा क्यों हुआ? पहला ये था कि भाई अब पूरी तरीके से किस तरीके से मंगोलों में चंगेज खान के बाद महान राजा कौन होगा जो पूरे एम्पायर में कंट्रोल करेगा और मोनोपोली बना के रखेगा। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो हमें सामने देखने को मिली। Where the descendant of Jochi and Odagai allied to control the office and Great Khan to the first two generation। यानी कि हमने कि जोची और ओदगाई ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने चंगेज खान के डेथ के बाद मंगोल की डायनेस्टी को चलाने की शुरुआत करी थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब ये जोची और अब ओदगाई आप देख सकते हो और चदगाई उन्हीं के बेटे थे तो ये बाद में संभाल पाए। सेकेंड प्रॉब्लम यही थी कि जो उसके लाइनेज ग्रुप के बंदे थे एट प्रेजेंट टाइम वो किस तरीके से मार्जिनलाइज ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड देन अगर हम तोलाई वंश की बात करें, जैसे कि यहाँ पे उनके चौथे बेटे तोलाई, तो तोलाई जो थे उनका जो बेटा था ना मांगे, इसने किस तरीके से पूरे के पूरे मंगोल को फैलाने की कोशिश करी, कुबलाई ने किस तरीके से फैलाने की कोशिश करी, वो इसके अंदर बताने की कोशिश करी गई है। एनसीईआरटी में सभी के बारे में नहीं दिया हुआ है, इन सभी लोगों के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन और भी राजा थे जो मंगोल के अंदर 1260 1300 के बाद भी आए थे और उन्होंने किस तरीके से चंगेज खान की फिलॉसफी को बदलने की कोशिश करी थी, वो भी इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। तो तुलाई थे एंड देन मांगे उनके बेटे जिन्होंने सेकेंड टाइम पीरियड में इसको एक्सपेंड करा। मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोल ने छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलाई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिमी की ओर विस्तार रुक गया। पश्चिम की मतलब कहाँ की तरफ? वेस्ट की साइड में, मतलब इधर की साइड में इनका धीरे धीरे एक्सपेंशन रुक गया था। किस टाइम पीरियड पे? जिस समय तुलाई वंश के साम्राज्य के लोग थे, इसलिए ज्यादातर शासन इन लोगों का इधर के हिस्सों में होना चालू हुआ और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो ज्यादातर शासन उनका इधर के हिस्सों में ही देखने को मिलता है। तो इसी दौरान रूस और चीन की सीमाओं पर जोची और तोलाई वंश के अंदरूनी झगड़ों से जोची वंश का ध्यान
संभावित यूरोपीय अभियान से हट गया, क्योंकि आपस में गृह कलेश की वजह से, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से कि कौन साम्राज्य को चलाएगा, कौन उसको पूरी तरीके से ओवरटेक करेगा, इनके आपसी झगड़ों की वजह से रूस की तरफ इनका बाइकआउट होना चालू हो गया। और उसके बाद यूरोप में तो ये हट ही गई पूरी तरीके से, इसलिए थोड़ा कंट्रोल हमें कम देखने को मिलता है। अब मेन बात ये थी कि जब मुगल कह रहा हूँ मैं, जब मंगोल लोग थे तो मंगोलों के टाइम पीरियड पे उनकी मिलिट्री की स्ट्रैटेजी किस तरीके की थी। जैसे कि जब तक चंगेज खान था तो जो भी उसके रेवलीज लोग थे उनको भी ये बंदा आर्मी के अंदर डाल लेता था। ये इसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तो ये पूरी तरीके से कोशिश करता था कि एबल्ड बॉडी पर्सन जो होते हैं ना, मतलब जो पूरी तरीके से एबल्ड बॉडी है, मतलब जो एक वयस्क पुरुष है, अडल्ट मेल है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये उन सबको अपनी आर्मी के अंदर रख लिया करता था एज अ डिमांड के तौर पर कि वो उनकी हेल्प करेंगे। और चंगेज खान पूरी तरीके से कोशिश करता था कि जो भी उनके खिलाफ थे, जैसे कि अनडिफरेंशिएट आर्मी इनटू द मिक्स मास ऑफ द पीपल, यानी कि चंगेज खान की सेना अलग अलग लोगों से बनी हुई थी, जिसमें अपेक्षाकृत छोटी अविभाज्य सेना को मिश्रित लोगों में जटिल बना दिया जाता था। मतलब चंगेज खान कभी ऐसा नहीं करता था कि भाई 10 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 50 का ग्रुप, अगर ग्रुप ये रखता भी था ना तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग होते थे, क्योंकि आपको पता है चंगेज खान का कितना बड़ा टेरिटोरियल प्लेस था, उसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते होंगे, तो वो कोशिश करता था सभी को एक साथ जोड़ कर रखे, जैसे अकबर ने रखा हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इनके आर्मी के अंदर टर्किश पीपल भी हमें देखने को मिलते थे। इनकी आर्मी के अंदर इवन हमें वो लोग भी देखने को मिलते थे, कियात कबीले के लोग, जिन्होंने कभी इनके फादर को मारा था, जिन्होंने कभी इनके लोगों को अटैक करा था इन लोगों के ऊपर, इवन उनके लोगों को भी इन लोगों ने अपनी आर्मी के अंदर रखा। इन लोगों ने चाइनीज रूलर को भी अपनी आर्मी के अंदर रखा, रशियन रूलर्स को भी अपनी आर्मी के अंदर रखा, जो एक टाइम पीरियड पे इनके राइवलीज थे, जो झगड़ते थे, लेकिन इन्होंने इनको अपने साथ रखा। जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी डेसिमल आर्मी के अंदर, यूनाइट सिस्टम के अंदर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे एक ग्रुप बना के रखते थे। और किसी भी क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर अगर कोई भी आर्मी छोड़ के जाना चाहता है दूसरे ग्रुप के अंदर, ऐसा कोई भी सिस्टम इन लोगों ने नहीं बनाया था। अगर कोई छोड़ के ग्रुप को जाता है तो उसको एक तरीके की पनिशमेंट दी जाती है, ये सिस्टम इसके अंदर था। तो 10,000 की सबसे बड़ी सेना को इन्होंने तुमान कहा है, याद जरूर रखना। और उसके बाद इसने अपने सभी आर्मी को 4 यूनिट्स यानी कि 4 उल्लूस में बांट दिया था, क्योंकि ये चाहता था कि इनके जो 4 के 4 बच्चे हैं उनको एक स्पेशल कैपिटल मिल जाए और उनकी एक आर्मी बन जाए, जिसको इसने नोयान कहा है। नोयान क्यों? इतनी बड़ी आर्मी थी, इतनी बड़ी आर्मी थी, ये चाहता था कि इसके चारों बच्चे पूरे के पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगहों को, अलग अलग टेरिटरी को कंट्रोल कर ले। और 10-10 हज़ार की आर्मी जो होगी इन लोगों के पास होगी। इन फ्यूचर ये बनाते हैं तो एक अलग है, लेकिन 10,000 की सबसे बड़ी आर्मी को इन्होंने तुमान कहा है। और जो भी यूनिट्स 4 उल्लूस में बांटी गई उसको इन्होंने क्या कहा? नोयान कहा है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इस चंगेज खान ने किसी न किसी को, बड़े बड़े व्यक्ति को टाइटल्स देना भी चालू करा। टाइटल्स इन द सेंस एक तरीके की पोस्ट होती है, ताकि वो लोग, जैसे कि अकबर करता था ना, जैसे अकबर ने दिन इलाही कहा किसी को कहा कि जैसे अकबर ने 9 रत्नों के नाम दिए थे, है ना, ऐसे पोस्ट होती है। तो ऐसे ही चंगेज खान ने भी अपनी पोस्ट बनाए रखी। जैसे सेना के अंदर जिन लोगों के पास 10,000 सैनिकों से ज्यादा होते थे वो इनको रक्त ब्रदर यानी कि ब्लडेड ब्रदर कहा करता था, है ना। और यहाँ पे लिखा उन्होंने नम्र व्यक्ति को दासा के रूप में भी सम्मानित करा। दासा मीन्स बोन्स मैन कहा जाता है। ऐसे इन्होंने टाइटल देने चालू करे थे। कबीले का जो सरदार होता था उसका एक अलग टाइटल होता था, है ना। आर्मी का जो हेड होता था उसका एक अलग टाइटल होता था। इवन दैट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, लेकिन जैसे हमारे आर्मी में होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसी पोस्ट होती है, तो सेम ऐसा ही ये भी अपनी आर्मी के अंदर किया करता था। अब इसने क्या करा, चंगेज खान ने, जैसा मैंने कहा, अपने बेटों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से 4 उल्लूस में बांट दिया, यानी कि 4 टेरिटरी में बांट दिया, और बोला कि ये तुम्हारी फिक्स टेरिटरी है। टेरिटरी में आपको दिखा देता हूँ टेरिटरी कैसी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उनका सबसे बड़ा बेटा जोतची, जिन्होंने रशिया के स्टेपी मैदान के ऊपर अपना कैप्चर करा, तो ये उसका उल्लूस वाला प्लेस हो गया। दूसरा बेटा था चेदगाई, उसने टेक्सोनिया के प्लेसेस को और पीर माउंटेन के प्लेसेस को, इसने वहां के प्लेसेस को कैप्चर करा। और उसके बाद आता है उदगाई। उदगाई जो था वो चंगेज खान का क्या कहते हैं सक्सेसर माना जाता है, और इसने कराकोरम की कैपिटल जो है, कराकोरम की कैपिटल इधर के हिस्से में इसने कैप्चर करा और यहाँ पे अपना साम्राज्य चलाया।
और उसके बाद आप देख सकते हो कुछ मैप आपको ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे चंगेज खान के मरने के बाद उनके जो बेटे थे, 4 बेटे, उन्होंने इस तरीके से अपनी टेरिटरी को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया था चंगेज खान की डेथ के बाद। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ी टेरिटरी जो है उदगाई को मिली थी, जिसने युआन डायनेस्टी जो थी वो बनाई थी, क्योंकि चंगेज खान का वारिस यही कहलाया था। तो यहाँ पे फाइनली मिलिट्री कंटिजेशन, यानी कि जिसे हम तामा बोलते हैं, ये लोग तामा इन्होंने बनाया था। याद रखना, तोमान, तामा, नोयान अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग है और उसको आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता था कि मान लीजिए इन 4 भाइयों के बीच में अगर कोई भी लड़ाई हो जाती थी, परिवार के आपसी मतभेद हो जाते थे, तो मैंने अगेन आपको कहा कि चंगेज खान ने कुरुलताई बनाया था। और कुरुलताई एक तरीके की सभा है जिसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन सभी अभियानों को लेके, लूट मार को लेके, चारागाह भूमि को लेके, कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए उसको लेकर ये फैसला खुद नहीं करते थे। कुरिलताई एक महान सभा बोली जाती है, उसके अंदर ये सारा का सारा फैसला होता था, क्योंकि ये चंगेज खान ने पहले से बना दिया था, एक तरीके की पार्लियामेंट, है ना। ये जरूर आपको याद रखना है। अब ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम करा। मान लीजिए कि 4 हिस्सों में 4 भाइयों के इलाके बांटे जा चुके हैं, तो इन इलाकों के अंदर कुरियर सिस्टम की शुरुआत करी गई, जिसको इन्होंने याम कहा। अब याम में क्या होता था, कुरियर सिस्टम में आपने फोकस रखना है, ये एक तरीके की कुरियर सिस्टम है जिसे रीडिफाइन करा गया था चंगेज खान की डेथ के बाद। लेकिन कुरियर सिस्टम के अंदर बस आपको ये याद रखना है कि मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कनेक्ट करा जा सके डिस्टिंक्ट इलाके के अंदर, उसे कुरियर सिस्टम कहा गया। ये पूरी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, ताकि मंगोलों के बीच में एक तरीके का क्या कहते हैं कम्युनिकेशन बना रहे। इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने 10th ऑफ द हेयर, मतलब अपने अपने फसलों का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में देना चालू करा, और इसे इन्होंने कुबुकुर टैक्स के नाम से पुकारा। ये मल्टीपल बेनिफिट्स देता था हर किसी व्यक्ति को, इसीलिए हर एक व्यक्ति इसको बहुत ही आसानी से योगदान देता था और आसानी से इसको टैक्स के रूप में दे दिया करता था। तो ये कुबुकुर टैक्स है जो आपको याद रखना है। इट इनेबल्ड टू चंगेज खान टू कीप चेक ऑन अ डेवलपमेंट और फारहेस्ट एंड ऑफ द रिजाइम अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल लैंड ऑफ आर्मी। इसका फायदा बस ये होता है कि चंगेज खान जहां तक नहीं पहुंच पाता था वहां तक की सारी इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, जो एटलीस्ट एक जगह पर बैठ के मिल जाती थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ट्रेड की बात करें, क्योंकि मंगोलों के टाइम पीरियड पे इतना बड़ा टेरिटोरियल प्लेस है, तो ऑफकोर्स इतना बड़ा इलाका इन्होंने कैप्चर कर रखा है, कराकोरम से लेके यहाँ पे मॉस्को तक, बाइजेंटाइन एम्पायर तक, और यहाँ पे लास्ट अगर आप देखो तो चीन के कुछ हिस्सों तक यहाँ पे सारा का सारा इन्होंने कैप्चर करा हुआ था। अब मान लो कि कोई रूस का बंदा ट्रैवल करके यहाँ कराकोरम आना चाहता है, तो ऑफकोर्स उसको बीच में रास्ते में टैक्स देना पड़ेगा, ताकि वो कराकोरम के हिस्सों में व्यापार या बिजनेस कर सके। और यहाँ पर इसके लिए यात्रियों को एक सुरक्षित टैक्स देना पड़ता था, ताकि वो आसानी से संचार और यात्रा को आसानी से यूज कर सके। इसके लिए उन्होंने बाज टैक्स का इस्तेमाल करा। बाज टैक्स ट्रैवलर्स को सेफ तरीके से कंडक्ट करने के लिए एक टैक्स बोला जाता था, जिसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि वो मंगोलों की अथॉरिटी को स्वीकार करता है और जितने भी हिस्से में वो बिजनेस करेगा या ट्रैवल करेगा उसके लिए वो टैक्स देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मंगोलों ने बाज टैक्स और कुबुकु टैक्स के तहत बहुत सारा पैसा कमाया। तो ड्यूरिंग द चंगेज खान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि उसने बड़े बड़े एरिया को कैप्चर करने के लिए अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को रखना चालू करा। अब इतना बड़ा इलाका है, चंगेज खान की डेथ के बाद कैप्चर किया जा रहा है, तो चंगेज खान ने कोशिश करी कि अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करे। जैसे कि यहाँ पे अब जैसे ही इतना बड़ा इलाका है कैप्चर हो रखा है, जैसे कि ये हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, इतना बड़ा इलाका ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक समय ऐसा आया था कि चंगेज खान का 1260 के बाद जो उनके वंशज थे उनकी आपसी में लड़ाई होना चालू हो गई, और लड़ाई होने की वजह से अगर आप देखें तो लड़ाई होने की वजह से इनके स्टेपी मैदानों पे बड़े अटैक होते रहते थे। स्टेपी मैदान मतलब घास के जो मैदान होते थे वहां पे अटैक होने चालू हो जाते थे। तो यहाँ पे कुबलाई खान चंगेज खान का ग्रेट सन है, कुबलाई खान, जैसे कि ये सूजी चितगाई, और यहाँ पे कुबलाई खान ये रहा, यानी कि कुबलाई खान जो है तुलाई का बेटा है, यानी कि तुलाई का बेटा मांके और कुबलाई खान है। ये बंदे वो थे जिन्होंने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अटैक करता है और अटैक करने के बाद ऐसी जमीनों को छीन लेता है जो एग्रीकल्चर इलाके हैं उनको नाश कर देता है, तो इन फ्यूचर हम खाएंगे क्या, हम कमाएंगे क्या। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुबलाई खान पहला ग्रेट सन था जिन्होंने अपने किसानों को बचाया। और दूसरा एक और बंदा था जिसे हम गजन खान कहते हैं। गजन खान जो है वो भी तुलाई का सबसे यंगेस्ट सन में से आता है,
ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन हुआ पड़ा है। उसने भी अपनी जो गजन खान की भाषण है, ये ज़रूर आप पढ़िएगा एनसीईआरटी के अंदर। इसमें उन्होंने किस तरीके से सभी रूलर्स को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि अगर आप किसी भी इलाके को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को बचाते हैं तो इन फ्यूचर आप लोगों को फायदा है, क्योंकि आप इससे टैक्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सामने यही आता है कि पशुचारक और किसान के स्वार्थ में संघर्ष का क्या कारण था? क्या चंगेज खान खाना बदोश कमांडो को देने वाले भाषण में इस तरह की भावना को शामिल करता था? इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्रियाकलाप थर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश के अंदर इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब चंगेज खान ने, जैसे मैंने कहा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं रखा, उसने चाइना के बहुत सारे लोगों को रखा, उसने ईरान के बहुत सारे लोगों को रखा। इससे ये प्रूफ होता है कि उस समय पे इनके अलग अलग जो क्या कहते हैं लोग हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वो एक तरीके के भरोसा ही करते थे। दैट इज वाई ये उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक अच्छी पोस्ट देते थे। जैसे चाइना के अंदर अगर इनको रूल करना है तो अगर इनके अपने बंदे जाएंगे ना तो चाइनीज लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस तरीके के जैसे चाइनीज लोगों को ये लोग एक्सेप्ट करते होंगे। तो इसलिए चाइनीज लोगों को बड़ी पोस्ट दिया करते थे और उधर के इलाकों को उनके द्वारा कंट्रोल करवाया करते थे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमांड देने के लिए उसी टाइप का शासक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि हर किसी को सेपरेट टेरिटोरियल दी जाती थी, जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट मिलती थी वहाँ पे वो चला जाता था, ये जरूर याद रखना। फाइनली इन लोगों के इलाके अलग होते चले गए, चदगाई के और मतलब इन जो 4 भाई थे उनके शासन अलग होते चले गए, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। इन्होंने यहाँ तक टेरिटोरियल अपनी फैलाई थी, बाद में इनके बीच में ही आपसी झगड़े होते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे फिर इनकी टेरिटरी खत्म हो जाती है। ओके, सो ये वीडियो का तीसरा पार्ट था, चौथा पार्ट आपका जल्दी आएगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।